मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जो इसको मैंने इसमें लिखा भी है कि एक बार मैं जब लोकसभा इलेक्शन में गढ़ी विलेज आता है हाँसी से कुछ पहले, हाँ हाँ तो मैं उसमें चला गया। अच्छा, वहाँ क्योंकि मैं उसी 2024 के इलेक्शन में 8-10 दिन पहले होके गया था। मुझे एक स्टोरी करनी थी कि जो चौधरी देवीलाल क्लैन के डिफरेंट जो मेंबर्स हैं वो लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं हिसार से, जिसके अंदर रंजीत सिंह थे और सुनैना थी और नैना चौटाला थी। 3 लड़ रहे थे उस वक्त पे। तो उन तीनों को से बात करके मैंने एक स्टोरी करनी थी। तो मेरे को रंजीत सिंह को मैंने जब फ़ोन किया तो मैं हाँसी पहुंचने वाला था, तो कहने लगे मैं हाँसी आते आते मेरे को लग जाएंगे 1.5 घंटा। मैंने कहा अभी कहाँ हूँ? कहता अभी तो मैं गढ़ी में हूँ। तो मेरे ध्यान आया जी मैं तो अभी भी टपा था, उस पर गढ़ी का बोर्ड लग रहा था। तो मैंने कहा जी मैं गढ़ी हार लग रहा हूँ। मैंने कार को बैक किया, बैक करवाया कार को और मैं गढ़ी चला गया था। तो गढ़ी में वो एक जिसको आप कहते हैं ना पंचायत घर, क्या बोलते हैं मतलब गाँव में कम्युनिटी सेंटर कुछ और बोलते हैं, आंगनवाड़ी वाला नहीं, जो पंचायत घर टाइप ही होता है उसको कुछ वर्ड होता है नहीं, चलो एनीवे, तो वहाँ पे तो डांगरा का अस्पताल रहेगा तो उसमें उनके सभा सी चल रही थी, तो वहीं मैं उनसे मिला था। तो दूसरी बार जब मैं गढ़ी गया तो मैं तो वैसे लोगों से मिलना था, तो मैंने सोचा वहीं पंचायत घर से मैं चलता हूँ और वहीं मिल जाएंगे मेरे को। चौपाल बोलते हैं उसको, चौपाल। तो चौपाल में चला गया मैं। चौपाल में करीब 8-10 लोगों का ग्रुप था जो ताश खेल रहे थे। तो मैं जाके बैठ गया। मैंने कहा जी मैं मीडिया से आया हूँ तो आपसे बात करेंगे। तो बताया कि मैं प्रिंट से हूँ। तो मैंने पूछना शुरू किया, एक से पूछा कि कांग्रेस ले जाएगी इस बार तो। फिर दूसरे से पूछा कांग्रेस ले जाएगी। तो 3-4 ने कहा, एक जो है नीचे सर करके बैठा रहा। मैंने कहा आप भी बता दो। कहते जी गलत कह रहे हैं, बीजेपी जीतेगी। ये उल्टा वो लगा है, बीजेपी जीतेगी। तो मैंने कहा कि मैं एक धृष्टता कर लूँ आपसे, अगर बुरा ना लगे आपके कुछ, मैं आप सबकी जाति पूछ लूँ। मैं पूछा नहीं करता कभी भी। तो उन्होंने जो पहले बोल रहे थे वो तो जाट थे और वो जो था कहते जी मैं खाती हूँ। तो ये चीज आप देखिए कि सोशल इंजीनियरिंग जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, ये बड़े शार्पली डिवाइडेड है कास्ट, मतलब पॉलिटिकली। ये तो है, इकट्ठे बैठ के ताश खेल रहे हैं, अच्छे मतलब मित्रता है, सारा कुछ है, हाँ वो भाईचारा है पूरा, पॉलिटिकली डिवाइडेड है। ये तो है ही। फिर मैंने उससे पूछा भी आप ये क्यों कह रहे हो कि जो है, जबकि उससे पहले जो जाट थे उनसे मैंने पूछा था भी कारण क्या है। तो कहने लगा जी ये तो हमारे गांव में इतने फौजी जाया करते और जो है अब तो इन्होंने वो कर दिया, लगा दिया अपना जो है अग्निवीर लगा दिया। तो मैंने पूछा भी तुम क्यों कर रहे हो? कहते जी हमारे घरों में ना, बहुत सारे घरों में नौकरियां लगी है, अग्निवीर नहीं लगेंगे क्या दिक्कत है, पुलिस में लग जाएंगे, और लग जाएंगे, पुलिस में लग जाएंगे। कहता है कहते पहले तो मैं पुलिस की नौकरियां मिली क्यों नहीं कर दी? अब लग जाते हैं मेरिट पे, बिना किसी को पैसा दिए लग जाते हैं। ये भी ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, सेम अग्निवीर वाला इशू जो है, जब मैं रोहतक वगैरह में जाके बात करता था या जैसे हिसार गढ़ी में जाके बात की, तो वहाँ ये जवाब था कि इससे हमारा तो नाश हो गया वगैरह वगैरह। जब मैंने मानेसर यहाँ से गुड़गांव से मैंने जाना था रिवाड़ी से आगे जाना था मैं राजस्थान की तरफ, मानेसर में मैं रुक गया, वहाँ पे ऐसे ही कुछ दुकानों पे बैठ गया। तो एक दुकान पे मैंने बात की तो बीजेपी थी, क्योंकि ये एरिया जो है बीजेपी के साथ था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अग्निवीर वाली बात काफ़ी मतलब जगह पे सुनने को मिल रही है, लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूँ 2024 के। कहता ना ये तो दीपेंद्र हुड्डा की उड़ाई हुई बात है। मैंने क्या मतलब, तो इसमें कुछ संदेह तो है ना कि 4 साल कर दिया गया है और उसमें 25% लोग आगे जाएंगे, बाकी 75% घर आएंगे। कहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है ना जी। मैंने कहा कैसे बहुत बढ़िया बात है? कहते जी मेरा छोरा, मैंने ये दुकान कर रखी, उसके पास दुकान थी कुछ छोटे मोटे, उसने स्पेयर पार्ट वगैरह और कुछ ऐसे मतलब मोटर व्हीकल्स की ना, बहुत छोटी सी दुकान थी उसकी। कहता जी 4 साल मेरा छोरा चला जाए वहाँ पे अग्निवीर में,
4 साल बाद आएगा, 10 लाख कुछ हज़ार या 12 लाख कुछ हज़ार उसने बताया लेके आएगा, और 4 साल में नौकरी करेगा तो उसकी तनख्वाह लेगा। 4 साल नौकरी करेगा, उसकी तनख्वाह लेगा, आएगा 12 लाख के आसपास लेके आएगा। कहता मेरे से डबल दुगनी दुकान कर सकता है वो यहाँ के उस इन्वेस्टमेंट के साथ। तो दिक्कत क्या कहता है? ये ओपिनियन था उनका। हाँ, ओके, डन। तो सर आखिर में ये जो असली राजनीतिज्ञ थे बीजेपी के, हाँ। धनखड़, कैप्टन और कौन सा रह गया, 2-3 और थे ना, रामविलास शर्मा, रामविलास, अनिल विज, अनिल विज तो फिर भी रह रही है। इन सारा मार्गदर्शन मंडल में ठोक रखे हैं, इन राजभवन ने दिलवा दे बेचारा। नहीं आपके देखो, फिर भी कट्टर तब पटा है। नहीं देखो मेरी बात सुनो आप, रामविलास शर्मा तो चलो उनकी एज हो गई है, अदरवाइज जो है धनखड़ जी तो बादली से दोनों इलेक्शन लड़े ही हैं, 2019 में भी लड़े हैं, 24 में भी लड़े हैं। इलेक्शन तो कैप्टन साहब ने भी लड़ा था। हाँ, वो भी लड़े हैं, बट वो परिस्थितियाँ ऐसी है ना, क्योंकि वो एरिया ऐसा पड़ता है उसमें, वो कांग्रेस स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कांग्रेस नहीं, असली रोड़ा तो खट्टर का है। वो जब स्ट्रॉन्ग होते हैं तो भी वीक कर देते हैं ना उन दोनों को। एक को तो प्रदेश अध्यक्ष से हटवा दिया और एक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट पर थे। वो इस वक्त पे नेशनल सेक्रेटरी तो हैं बीजेपी के, धनखड़ कौन जी। बुझ है? वेबसाइट पे जाके देखो, उसमें उनका नाम, फोटो वगैरह सब कुछ है। वो पट्टू का तरह रह रहे हैं वो। असली बात बताओ इसके पीछे की। राजनीतिक के इन क्यों बेचारा नहीं कूड़ मैं में तो लगा रखे हैं। नहीं मैं तो आपने ऐसे इस पे नहीं लिखी बात है कि बीजेपी ने कट्टर ने डायनेस्टी के साथ ये जो इनके असली मानस थे बीजेपी उन्होंने भी कूड़ में ला दिया। देखो मैं तो ऐसे इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो इलेक्शन दोनों लड़े हैं। जब वो जीतते थे तो दोनों सबसे मजबूत मंत्री थे। जो ये अपना कैप्टन है, कैप्टन तो फाइनेंस मिनिस्टर रहे 5 साल, 5 बजट उन्होंने दिए, और ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, और ये हर साल एक एग्री समिट करवाया करते थे, बहुत गजब का समिट होता था। मेरे को तो वो इसलिए भी नहीं बोलता कि चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी की सारी मीडिया बैठी, और वो जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की उन्होंने, तो बोले कि देखो नेशनल लेवल पे जो एग्रीकल्चर के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, एग्रीकल्चर के, पी साईनाथ हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास भी हरियाणा में जो है ना एक हरियाणा के पी साईनाथ है, सुशील मानव। अच्छा। क्योंकि मैं ट्रिब्यून के अंदर ना उस वक्त पे एग्रीकल्चर की बहुत रिपोर्टिंग किया करता था। अच्छा। काफी रिपोर्टिंग करता था मैं एग्रीकल्चर को लेके। तो इनकी ग्रेवियंस कब सॉल्व होंगे? आप असली बात का तोड़ नहीं बता रहे बस। तो नेक्स्ट क्या हुआ कि वो रोहतक में था उनका, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी कि रोहतक में ये 3 दिन का एग्री समिट शुरू हो रहा था। तो हमारे तो क्योंकि रोहतक में रिपोर्टर हैं, दो थे वहाँ पे ना, सुनीत धवन और रविंदर सैनी, तो मेरे जाने का कोई मतलब था नहीं कि वहाँ अपने आप करेंगे। तो अगले दिन तो मैसेज आ गया, ब्यूरो चीफ कहने लगे वो धनखड़ जी कह रहे हैं कि वो आए को नहीं। तो नेक्स्ट डे फिर मैं 2 दिन कवर करके आया यहाँ से रोहतक में। तो ये तो काफी मजबूत मंत्री रहे ना। की बात यही है कि इनके अच्छे दिन कब आएंगे बीजेपी वेटरन्स के? नहीं, उनके अच्छे दिन है, इसमें तो कोई बात नहीं है। देखो वो इलेक्शन जीत जाली है उनके इलेक्शन, नहीं ऐसी बात आगे तो नहीं जाली उनके। नहीं ऐसा कुछ मैं नहीं मानता, कम से कम मैं तो नहीं मानता कि वो, क्योंकि जिस तरीके से जिस तरफ बीजेपी बढ़ रही है उस तरफ तो अगर उनको देखें तो वो तो कहीं नहीं है। ये तीनों चारों वेटरन्स नहीं छोड़ के अनिल विज। देखो कैप्टन साहब तो इस बार जीतते रह गए, मतलब काफी क्लोज फाइट थी। 10,000 से रखे हैं, 10-12,000 से क्लोज सी थी फाइट, तो मतलब देखो क्लोज सी फाइट थी उनकी। और अब बादली क्योंकि ना ये मतलब एक बात ये है ना, ये नेचुरल लीडर नहीं है, जीत नहीं सकते बिना किसी ऊपर के सहारे के, और ये हरियाणा में उस तरीके के भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नहीं है। नहीं, तो आप मानते हो? धनखड़ जी की भी देखो जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें इनकी काफी, आप ये देखो बावजूद सर ये कितने चुनाव में से कितने जीते हैं? नहीं, कैप्टन 6 में से 1 जीते हैं। पर आप ये देखिए ना, ये फॉर्मर सीएम की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है किस्म से, आप ये लगाओ, ये जो पूरा जो बेल्ट है ना रोहतक की, जहाँ से उनकी खुद ये लोकसभा इलेक्शन लड़ते रहे हैं, बाद में इनका बेटा लड़ रहा है, तो इनके घर की सीटें है ना, तो वो सीट में बीजेपी जीत रखी है। एमएलए के ही घर की सीटों में बीजेपी जीत के जा रखी है, अगर आप देखो जीत के जा रखी है। बाकी अनिल विज कौन सा गाना गा रहे थे आजकल, लो सजनी रहे। हाँ वो मैंने रिपोर्ट किया था
चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा न बह जाए रोते रोते।